हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न हैं, क्योंकि आचार संहिता के कारण बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बन रहे हैं। हर दिन के 1 या 2 प्रश्न ही बन रहे हैं, तो मैं डेली का नहीं ला पा रही हूँ। जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो जैसे हम डेली करते थे वैसे ही करेंगे। और साथ में 7 से 14 अप्रैल तक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी हम करेंगे। साथ में हलवा प्रश्न भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश की किस शक्तिपीठ पर किया जाएगा। ये नवदुर्गा के उपलक्ष्य में ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस शक्तिपीठ पर किया जाएगा। माँ जय दुर्गा शक्तिपीठ विदिशा, माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर, माँ काली शक्तिपीठ देवास या माँ हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन। तो ये जो शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा वो माँ हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन में होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये कब से कब तक होगा। तो ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा। हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, क्योंकि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक हो रहा है तो इसका उद्घाटन भी किया। तो इसका उद्घाटन मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो असम में जो कामाख्या मंदिर है असम के गुवाहाटी में, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। आपसे पूछ सकते हैं शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है वो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो कामाख्या मंदिर से की गई थी। ये जो शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव है इसमें हमारे भारत की 7 शक्तिपीठ शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर संगीत नाटक अकेदमी द्वारा किया जा रहा है। ये जो शक्ति संगीत नृत्य महोत्सव हो रहा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। संगीत नाटक अकेदमी द्वारा किया जा रहा है। संगीत नाटक अकेदमी कहाँ पर है, दिल्ली में है। और संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। विक्रम घोष, न्यायमूर्ति शैलेंद्र प्रताप सिंह, अनिरुद्ध बोस या विक्रम जोशी। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो कि भोपाल में, ये 2 अकादमी हमारे मध्य प्रदेश में है। एक तो है राष्ट्रीय स्तर की और एक है राजकीय स्तर की। जो राष्ट्रीय स्तर की है वो भोपाल में है और जो राजकीय स्तर की है वो जबलपुर में है। तो जो राष्ट्रीय न्यायिक अकेदमी है उसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकेदमी भोपाल का नया डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किया है, याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल का नया डायरेक्टर नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। और यह भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम करता है। याद रखना, कब स्थापना हुई थी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की, 1993 में हुई थी। राजकीय न्यायिक अकादमी का भी मैंने ऊपर बताया था। राजकीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, जबलपुर में है। बात की जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की, तो रवि विजय कुमार मलिमथ हैं और ये मध्य प्रदेश के 27वें न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश का जो मेन हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। एक और खंडपीठ बनने जा रही है, कहाँ बनने जा रही है, भोपाल में। एक और प्रस्ताव पारित कर चुके हैं भोपाल में बनने के लिए। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में आरआरसीएटी इंदौर ने क्या नवाचार किया जिसका उपयोग देश में आईआर कार्ड बनाने में किया जाएगा। तो हाल ही में जो आरआरसीएटी मतलब होता है राजा रमन्ना जो प्रौद्योगिकी केंद्र है जो कि इंदौर में है, इसने एक नया नवाचार किया है। क्या किया है, तो इसने ट्रांसपेरेंट सिरामिक का निर्माण किया है। और राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट सिरेमिक का निर्माण किया है जो आईआर कार्ड बनाने के काम आएगी। अब तक हमारे भारत में ऐसा कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जो आईआर कार्ड बना पाए। हमको विदेश से बनवाना पड़ता था जिसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश के ही आरआरसीएटी में ही ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिरेमिक का निर्माण हो चुका है। इस पर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले के जो होते थे उस पर हम जो इंफ्रा लाइट रहती थी उनको मतलब डिटेक्ट मतलब उनको पहचान नहीं पाते थे, उसके द्वारा उन लाइट को भी पहचान पाएंगे। भारत में वर्तमान में कोई भी कंपनी आईआर कार्ड नहीं बनाती है। यहाँ जो आईआर कार्ड इस्तेमाल होता है वह विदेशी कंपनियाँ बनाती हैं। इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल होता है।
आरआरसीएटी की बात की जाए आरआरसीएटी की, तो यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। इसकी स्थापना 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने की थी। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर फ्लावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? किसने? पेप्सिको इंडिया ने। उज्जैन में, जबलपुर में, देवास में या विदिशा ने? विदिशा में। तो पेप्सिको जो इंडिया है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट स्थापित करेगी। कहाँ पे होगा? उज्जैन में। उसके अलग पर इससे संबंधित प्रश्न पढ़ देते हैं। मध्य प्रदेश में कोका कोला प्लांट की बात की जाए तो नर्मदापुरम के मुहासा में है। कुछ हलवा प्रश्न करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पे बनाया गया? कटनी में स्थापित किया गया। आगर मालवा में 550 मेगावाट की सौर परियोजना है। शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की है। याद रखना, आगर मालवा में 550 है और शाजापुर में 450 है। और बेलिस्पन मध्य प्रदेश परियोजना कहाँ पर है? बेलिस्पन मध्य प्रदेश परियोजना नीमच जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भू संपदा फर्म एनरॉक और नार्डेको की साझा रिपोर्ट के अनुसार, मतलब भू संपदा से समझ लीजिए जितने भी रियल एस्टेट के बिजनेस होते हैं। रियल एस्टेट मतलब संपत्ति को बेचने के लिए जो रेरा होता है, जो रियल एस्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उसमें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया है कि सर्वाधिक जो प्रोजेक्ट आए हैं वो किस राज्य में आए हैं। तो सर्वाधिक प्रोजेक्ट या संपत्ति कहाँ पर बिकी हुई है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश का नाम आया है। लगभग 5,985 नए प्रोजेक्ट के साथ मध्य प्रदेश प्रथम आया है। भू संपदा जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं, फर्म एनरॉक और नॉर्डेको की साझा रिपोर्ट के अनुसार। मध्य प्रदेश में रेरा का गठन की याद की जाए, कभी भी कोई आप प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो रेरा है, उसमें रेरा या TNCP अप्रूव्ड है या नहीं, तभी वो कॉलोनी वैलिड मानी जाती है। तो इसी के तहत ही मध्य प्रदेश इसमें प्रथम आया है। मध्य प्रदेश में रेरा का गठन कब हुआ था? 15 दिसंबर 2016 को हुआ था। ये एक रियल एस्टेट रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में नगरीय आवास मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय हैं। कुछ संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना कब आरंभ हुई? 2023 में। इसमें क्या है? महिलाओं को 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं। इसमें लगभग 11,500 MCQ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और 1399 प्लस 100 रुपीज़ की इसकी हार्ड कॉपी है। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ये थ्योरी नोट्स हैं। इसकी टोटल 10 बुकलेट आपको उपलब्ध होगी। हस्त निर्मित मानचित्र, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित ये नोट्स कवर किए गए हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो आप इनको परचेस कर सकते हो। एक साथ आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जल्द ही आपको मेंस के नोट्स उपलब्ध होंगे। हमारा जो मेंस का पैकेज है वो इस प्रकार से आपको टोटल देखने को मिलेगा। ये पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती है। इसमें एक केस स्टडी की एक 500 प्लस 2 मार्कर की मिलेगी। एक पेपर 4 एक की मिलेगी जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन रहेगा। दूसरा उद्यमिता प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास की रहेगी। हैंड रिटन ये नोट्स रहेंगे। इस प्रकार के आप देख सकते हैं, इस प्रकार के नोट्स को तैयार किया गया है। ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप MP महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का इकलौता सफ़ेद रंग का काला हिरण, मतलब ये सफ़ेद और काला दोनों है, पुनर्वासित की जाएगी? देखो आपको एक बात बताऊं, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ये हर जगह से जानवरों को लाया जाएगा, ताकि मतलब यहाँ पे पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो जगह जगह से यहाँ पर जानवरों को लाया जाएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन है ना यहीं के लिए ही बनेंगे कि ये कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे, तो आपको याद ही रखना है कि वन विहार में ही लाया जा रहा है।
तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सफ़ेद रंग का काला हिरण पुनर्वासित किया जाएगा। ये देश का इकलौता सफ़ेद काला हिरण ये कहाँ से लाया जाएगा? सतना की मुकुंदपुर जो वाइट टाइगर सफारी है वहाँ से लाया जाएगा। वन विहार में भेड़ियों का जोड़ा भी लाया जाएगा पहली बार। पहले यहाँ भेड़िए नहीं होते थे, अब भेड़ियों के जोड़े भी लाए जाएंगे। और वन विहार में सोन कुत्ता अर्थात जंगली कुत्ता भी लाया जाएगा। मतलब ये सभी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। वन विहार में विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणियों को पुनर्वासित किया जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भोपाल में हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 4.45 वर्ग किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्रिकेटर का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के लिए हुआ है? सौम्या तिवारी, वैष्णवी शर्मा, शौर्य जैन या आवेश खान? आवेश खान का तो आईपीएल में चयन हो गया है और सौम्या तिवारी का चयन मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का एक कैंप लग रहा है वहाँ पर इसका चयन हो गया है। तो याद रखिएगा किसका हुआ है? सौम्या तिवारी का। ये भोपाल की जो अरेरा क्रिकेट अकेडमी है वहाँ से प्रशिक्षण ले रही हैं। और राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी की जो स्थापना हुई थी ये 2000 में हुई थी। कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। इन्होंने जो सौम्या तिवारी हैं, इन्होंने हाल ही में अंडर-23 महिला क्रिकेट T20 का खिताब भी जीता था। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर हैं जो कि इंदौर के हैं। इन आईपीएल क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं वर्तमान में। ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मध्य प्रदेश में 3 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। भारत का नंबर 1 स्टेडियम की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में आयोजित हुए एनसीसी के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व सौम्या नायर ने किया है। जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं उसमें इनका चयन हुआ है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम भी आपको मेरा मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जीके विद आकांक्षा के नाम से आप सर्च कर सकते हो। आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स मेंस के हाथ से लिखित नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करवा सकते हैं। वीडियो पे नए देख रहे हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंदौर की सौम्या नायर ने एनसीसी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये मध्य प्रदेश गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैंडिडेट सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। भारत में एनसीसी के गठन की बात की जाए तो 1948 में किया गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एनसीसी कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1964 में। भारत में 1948 में हुई थी और मध्य प्रदेश में एनसीसी कॉलेज की स्थापना हुई थी महिलाओं के लिए 1964 में। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला सचिव की बात की जाए तो बीरा राणा है। एनसीसी का मतलब होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये एनसीसी जो लाया कौन था हमारे देश में, तो ये पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में हुई थी। अगला है, 48वीं सलाकीय जनजाति चित्र प्रदर्शनी में किस जिले की गोंड चित्रकार संदीपनी परस्ते के चित्रों की प्रदर्शनी को सह विक्रेता का संयोजन किया? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये संदीपनी परस्ते हैं, ये क्या है, गोंड चित्र कलाकार है। और इन्होंने जो अपनी चित्रकला की जो प्रदर्शनी है वो सलाका नाम से बनाई है और सलाका नाम से इन्होंने अपनी जो प्रदर्शनी है उसको लोगों के सामने बेचना आरंभ किया है। तो ये कहाँ की हैं ये याद रखिएगा, ये ढिंडोरी की हैं संदीपनी परस्ते। आज का प्रश्न, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उज्जैन विकासखंड की पहली ड्रोन पायलट कौन बनी है? लक्षिका डागर, वैष्णवी शर्मा, सौम्या शर्मा या प्रीति रजक? ये कमेंट करके मुझे बताइएगा उज्जैन विकासखंड की पहली ड्रोन पायलट कौन बनी है। अब कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट के तड़का वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ बने हैं। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना। मतलब लक्षद्वीप में अगर किसी बैंक ने शाखा खोली है, कोई निजी बैंक ने, तो वो है एचडीएफसी। 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है? अल्वारो है। इसने कहाँ पे तबाही मचाई है? मेडागास्कर में।
हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनुसंधान उत्पादक देश बना है। पहला चीन है और दूसरा यूएसए है। चुनाव आयोग ने हाल ही में सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? सुविधा पोर्टल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2023-24 में 12,349 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया। एक दिन में लगभग 34 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। भारत में वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। और सबसे छोटा कौन सा है? NH-47A। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हेपेटाइटिस के मामलों में प्रथम कौन आया है? चीन और दूसरे स्थान पर भारत। TSAT-1A भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे टाटा समूह ने लॉन्च किया है और इसका वजन कितना है? 50 किलो है। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। किसको? हरेंद्र सिंह को। हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका। हाल ही में जारी अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी वृद्धि हुई है? 6.2 वर्ष की। भारत ने म्यांमार में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया। आपसे ये पूछ सकते हैं ये सिटवे बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है म्यांमार में। और दूसरा ऐसा विदेशी देश है जहाँ पर भारत ने इस परिचालन हासिल किया है। जॉन अल्फ्रेड दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित पुरस्कार वाली महिला बन गई हैं। मतलब जिनको जीवित होने का मतलब सबसे बुजुर्ग महिला का रिकॉर्ड मिला है। पीटर पेल्ग्रिनी स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अच्छा स्थान बन गया है। इराहा AI आधारित भारत की पहली फिल्म है। कौन सी? इराहा। याद रखिएगा, इराहा AI आधारित भारत की पहली फिल्म बन गई है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।